हेलो एंड वेलकम। तो मैं आपको बस गेस दे रहा हूँ, पेपर यही होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, गारंटी बिल्कुल नहीं है, याद रखना। अब यहाँ पे मैं आपको आगे ले चलता हूँ और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता हूँ। और एक बात याद रखना, बच्चे कुछ बोल रहे हैं सर हमारा जो पेड कोर्स का ये जो पीडीएफ है ये बाहर लोगों को पता चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं पेड वाले स्टूडेंट्स को, मेरे दोस्तों, ये किसको समझ आया ये क्या लिखा है? भाई ये बहुत मुश्किल है समझना। 13 क्या है, 226 32 का मतलब यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे ये एरो ऐसे जा रही है, बेसिस इसका मतलब कुछ होगा शायद। ये क्या जा रही है, इसका मतलब क्या है, बहुत मुश्किल है समझना। बच्चे गलत अंदाजा लेंगे। यहाँ पे मोस्टली नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव तो ठीक है, मोस्टली मतलब कौन कौन सा फिर नहीं है, तो बच्चे इन चीज़ों को शायद गलत तरीके से ले जो हमारे पेड स्टूडेंट के बगैर बाकी बच्चे। तो इस पीडीएफ से कोई आपका नुकसान नहीं है, ये जानो। अब जो हमारे फ्री वाले बच्चे भी हैं सब्सक्राइबर, और पेड वाले बच्चे भी हैं, दोनों के लिए ये मैं गेस दे रहा हूं, और इसकी भी गारंटी नहीं है, मैं गारंटी नहीं देता हूं। बाद में नहीं मुझे बोलना बैंक की तरह कि शायद सर को पेपर ही पता था या सर के गेस में कुछ निकला नहीं। मैं बस आपको एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कैसे सवाल जेके एसएसबी पूछता रहता है, कैसे आते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे फंडामेंटल राइट्स को। सवाल आ सकता है कौन से पार्ट में है ये, कौन से कितने आर्टिकल्स कहां से कहां तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। सवाल आ सकता है कहां से फंडामेंटल राइट्स को बारो किया, वहां पे क्या बोलते हैं इसको, ये नहीं आ सकते, कम चांसेस है। सवाल आ सकता है फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है और प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्टिकल्स के बारे में फिलहाल यहां पे भूल जाओ, मैंने पेड कोर्स में बहुत डिटेल्ड पढ़ाया हुआ है ये चीजें, ये लाइन को छोड़ो। सवाल आ सकता है क्या ये जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, याद रखना जस्टिसेबल है, आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट। सवाल आ सकता है ये सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दे रहा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे रहा है, इनकी वजह से, फंडामेंटल राइट्स की वजह से एक इंसान को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलती है। सवाल यह भी आ सकता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओगे, कौन से आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट, कौन से आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट जाओगे, ऐसे सवाल आ सकते हैं। सवाल आ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स किसके लिए हैं, इंडिविजुअल्स के लिए हैं, किसके खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है। याद रखना स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, इंडिविजुअल के अंदर मतलब इंडिविजुअल के लिए है फंडामेंटल राइट्स, और ये इलॉबरेटेड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके लिए है फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअल के लिए, वो सिटीजन भी हो सकता है, एलियन भी हो सकता है। किसके खिलाफ है फंडामेंटल राइट्स, स्टेट में क्या क्या आता है ये याद रखना। खासकर एक बात याद रखना, लिखा नहीं है, पार्लियामेंट याद रखना, स्टेट के अंदर आता है, हो सकता है डायरेक्ट पार्लियामेंट आ जाए, बाकी ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बहुत। हाँ फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है, मोस्टली नेगेटिव बोल सकते। अच्छा फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, 100% आपको फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू स्पीच आप कुछ भी बोलोगे ना, क्वालिफाइड है, याद रखना एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स परमानेंट है क्या, नॉन परमानेंट है, नॉन परमानेंट है, क्यों, इनको सस्पेंड भी किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी और अमेंडमेंट भी की जाती है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपको आगे क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है आगे कि फंडामेंटल राइट्स में जहां जहां अमेंडमेंट हुई है वो आपको मेहरबानी करके याद रखना है, प्लीज वो याद करके ही जाना, जहां जहां अमेंडमेंट हुई है। फंडामेंटल राइट्स में कहां कहां कौन कौन सा आर्टिकल है, याद रखना, कौन कौन सा आर्टिकल किस किस पोर्शन के अंदर आता है, ठीक है, या किस किस क्लास के अंदर आता है, वो याद रखना। और ये भी याद रखना कि किसके लिए है फंडामेंटल राइट, किसके खिलाफ है फंडामेंटल राइट। चलिए ये मैं आपको साथ साथ बताता हूं। फंडामेंटल राइट्स की कितनी क्लासिफिकेशन है, आज 6, पहले कितनी थी, 7, ये लाइन याद रखना, आ सकता है सवाल। क्लासिफिकेशन के बाहर कौन कौन से आर्टिकल है, ऐसा सवाल नहीं आ सकता। क्लासिफिकेशन के अंदर कहां से कहां तक आर्टिकल्स है, सवाल आ सकता है, 14 से लेकर 32 तक। अच्छा ये सवाल आ सकता है। अब ये सवाल बनता है कि राइट टू इक्वालिटी में कितने आर्टिकल है, 14 से लेके 18, 14, 15, 16, 17, 18 आपको राइट टू इक्वालिटी के अंदर याद रखना है। उसके लिए ट्रिक आपको याद है ना, मैंने क्या बोला था, इक्वल वर्ड है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फ्री वर्ड है FRE, वो भी वर्ड है 1 2 3 4, ये तो बीच में अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। EXX भी वर्ड है 1 2 भाई वर्ड है ना, दो लेटर्स का बना हुआ है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्री भी वर्ड है तो 4 होंगे, 1 2 3 4।
फिर आगे आपको याद रखना है एजुकेशनल और कल्चर दो वर्ड है पूरे के पूरे, तो दो, और राइट टू प्रॉपर्टी आगे हम बात करेंगे। देखो भाई, अब आपको सवाल आ सकता है राइट टू इक्वलिटी के अंदर कौन कौन सा आर्टिकल है, फ्रीडम के अंदर कौन कौन सा आर्टिकल है, यह याद रखना, याद रखना 100% आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट से डिलीट हुआ? PROPERTY, मैंने ट्रिक बोली थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हुए 8, 4 4 8, 44th है ना प्रॉपर्टी। 1 2 3 4 4, भाई याद है ट्रिक की नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, ओके। अब वो कहां है आज राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी सवाल आ सकता है लीगल राइट में, किस आर्टिकल में ये भी आ सकता है, किस पार्ट में ये भी आ सकता है, याद रखना, ये चीजें याद रखना। राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज के अंदर जो रिट्स हैं वो भी आते हैं सवाल, याद रखना। देखो अब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स याद कराता हूं, क्योंकि आपको सबसे पहले यही याद रखना है कौन सा आर्टिकल किस फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। राइट इक्वालिटी में आते हैं ना 14 से 32, तो याद आपको कैसे रखने 14, सॉरी ये सारी कैटेगरीज है ना 14 से 32, 14 से 18 तक राइट इक्वालिटी है ना, तो 14 ये है, 14 ये है, 15 ये है, 16 ये है, 17 ये है, 18 ये है, ये पता है ना आपको। अब कैसे याद रखेंगे ये भी मैंने आपको बोला है। 14 आपको फीट याद रखना है, बादशाह का फीट, बादशाह का कहाँ गया बादशाह बादशाह का फीट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब उसके फीट को टच करते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन, तो सेक्स वर्ड आएगा 15 आर्टिकल में। 16 में पेट के लिए ही इंसान जॉब करता है तो एम्प्लॉयमेंट। 17 में हाथ, अनटचेबिलिटी। 18 आप लास्ट में सिर आएगा, टाइटल, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाया हुआ है, ट्रिक मैंने समझाई हुई है। अब उसके बाद 19 से लेकर 22 तक क्या है, फ्रीडम। कैसे याद रखोगे? 19 साल की एज में जो इंसान, एक लड़का है, नॉर्मली वो कॉलेज जाता है, 19 के अंदर 6 फ्रीडम्स है। क्यों? वो कॉलेज जाके 6 फ्रीडम्स करता है। क्या? सबसे पहले वो असेंबल करता है लोगों को। भाई उसको पता है क्या करना था, उसको सेटल होना था, उस लड़के को शादी करनी थी, घर वालों ने भेज दिया कॉलेज। उसने क्या किया उधर भी, सबसे पहले उसको घर वालों ने बोला जॉब करो, ट्रेड करो, कोई भी बिजनेस करो, जॉब करो, फिर शादी। उसने कॉलेज में असेंबल किया लड़कों को, स्पीच दे दी, फिर एसोसिएशन बनाई, है ना, फिर उनको बोला देखो स्पीच करके हमें जॉब करना है, शादी करनी है, सेटल होना है। फिर ट्रेड कराया उनको, ट्रेड में मूवमेंट करनी पड़ेगी, और लास्ट में सेटल। ये अच्छी तरह मैंने पेड लेक्चर्स में बताया हुआ है ना। तो लास्ट में सेटल होना था उसको, तो ये मैंने अच्छी तरह बताया हुआ है। तो यहाँ पे जल्दी में शायद किसी को समझ ना आता हो, लेकिन उसने जब ट्रेड किया, उसने किसका ट्रेड किया था, कहानी आपको याद है ना, चर्च का ट्रेड किया था। किसका? चर्च। तो 20 में उसने ऑफेंस किया, तो उसकी लाइफ और लिबर्टी का खतरा था। अभी मैं ये चीज़ें याद कराऊंगा, ट्रिक आपको लगता होगा अप्लाई नहीं हो रही है, अभी मैं याद कराऊंगा प्लेन पेज पे, तब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। लाइफ और लिबर्टी का खतरा 21 की एज में। 21A में इसको मदर आती है, बोलते हैं इसको पढ़ाएंगे, लेकिन इसको ये क्या पढ़ता है, ये पढ़ता है कि अब मैं कैसे बचूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 22 की एज में। फिर ये बड़े बड़े गलत काम करता है। 23 की एज में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। 24 की एज में ये चाइल्ड लेबर करता है। 25 की एज में जब ज़्यादा गुनाह के, तो उसको रिलीजन याद आया, ऊपर वाला याद आया, क्योंकि उसको पता है कि अब सारे गुनाहों की माफ़ी एक साथ ऊपर वाला देता है ना, और गुनाहों को कन्वर्ट इनटू सवाब भी करता है ऊपर वाला, अगर वो तौबा जो है वो सॉलिड हो। ये आपने पढ़ा होगा ये हदीस। चले आगे बढ़ते हैं। 25 से लेके 28 तक, 26, अच्छा 25 में ये इसके दिमाग में आता है, रिलीजन कंसाइंस दिमाग में आता है। 26 की एज में ये रिलीजियस अफेयर्स लगाता है, बनाता है, मॉस्क, टेम्पल्स या जो भी, ठीक है। 27 की एज में ये बोलता है टैक्स वैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। 28 की एज में ये बोलता है अटेंड करना है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, अटेंड होने चाहिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अटेंड नहीं हो सकती रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में हो सकती हैं। ये डिटेल में मैंने बताया हुआ है। 29 क्या है, माइनॉरिटीज़ के बारे में। फिर इसने माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचा। 30, अच्छा 29 और 30 क्या है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, कल्चर और एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32। लेकिन आर्टिकल 33 आने से पहले ये देखते हैं हमें याद है कि नहीं। 12, 13 हमें पता था, 12 स्टेट के बारे में, 13 किसके बारे में था, 13 याद कराओ, वो जो लॉ था, लॉ कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा वो नल और वाइड माना जाएगा। तो 12 है स्टेट और 13 है लॉ। अब 14 देखो भाई, फीट है ना, राजा का फीट है 14, और अब ऐसे 14 में इक्वालिटी, क्योंकि राजा का फीट इक्वालिटी। 15 में सेक्सुअल ऑर्गन आता है तो सेक्स वर्ड आएगा 15 के आर्टिकल में।
बस एक वर्ड आपके सामने है, आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। 16 में पेट आएगा, पेट के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आएगा। चलो 17 के लिए हाथ आएगा, हाथ से क्या होता है अनटचेबिलिटी। 18 के लिए सिर आएगा, हेड, हेड के ऊपर टाइटल होता है, टाइटल हो गए 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम है फिर 18, 19, 20, 21, 22। लेकिन इतना आपको पता है कि यहाँ पे 21 ए भी है, ठीक है ना, ये आपको पता है, इतना तो पता है ना। चलिए अब 19 क्या है, 19 21 21 ए है कि 20 ए है भाई, 21 मैं खुद भूल गया, 21 ए, हाँ ये मैं सोच रहा था 21 ए। चलिए भूल जाता है इंसान भाई, कितना याद रखे इंसान, हर कोई दुनिया में भूल सकता है, आप भी भूल सकते हो। एग्जाम से पहले टेंशन नहीं लेना कि मैंने भूल गया, भूला आपने, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो याद आएगा आपको। आधी मेमोरी ही हो, आधा ही याद हो, थोड़ा सा ही याद हो, सिर्फ 25% याद हो, आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। अब 14 15 16 17 18 तो हो गया, 19 20 21 22, यहाँ पे 21 ए भी है ना अमेंडमेंट। 19 क्या था, 19 की एज में लड़का गया कॉलेज, 6 फ्रीडम, सबसे पहले उसने असेंबल किया लोगों को, फिर एसोसिएशन स्पीच दे दी, चलो स्पीच दे दी, फिर एसोसिएशन बनाई, फिर उनको क्या बोला ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए मूवमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन असल में ट्रेड करना था सेटल होने के लिए, सेटल भाई ये बस ट्रिक है, डिटेल में मैंने बताया हुआ है सेटल में क्या है, बाकी क्या है सब कुछ बताया हुआ है डिटेल में, ये 6 नहीं थे 7 थे असली। चलो ये तो हुए 19 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, 19 फिर है 20 में, लेकिन इसने ट्रेड जो करा ना उसने ऑफेंस किया, 20 में ऑफेंस का वर्ड आएगा, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। 21 में क्या होता है, 21 में इसको जेल लेते हैं तो लाइफ का खतरा आता है, लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ का खतरा आता है तो मदर आती है इसको जेल से छुड़ाने, बोलते हैं इसको फिर से पढ़ाएंगे। 21 ये क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन जब ये पढ़ता है, लेकिन ये पढ़ता क्या है, ये पढ़ता है कि मैं अरेस्ट और डिटेंशन से कैसे बचूं, तो 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, देखा याद है मुझे, तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। 22 और बहुत टाइम के बाद देखा ये, तब से जब से पढ़ा है 22। फिर है 23 24, ये 2 आर्टिकल्स है ना कैसे हैं वो मैंने आपको बताया ऊपर। अब ये एक्सप्लॉयटेशन करता है, ये बहुत खराब बनता है। 23 में ये करता है ह्यूमन का ट्रैफिकिंग, फिर यहां पे करता है चाइल्ड लेबर, ओहो बहुत खतरनाक बनता है, लेकिन इसको फिर रिलीजन याद आता है। 25 26 27 28। अच्छा सर कैसे पता कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये 4 हैं, क्योंकि फ्री वर्ड था ना ऊपर मैंने जो दिखाया, 4 थे 4 हैं, ओके। 25 मतलब कंसाइंस, इसके दिमाग में आता है रिलीजन। 26 मतलब रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करता है। 27 मतलब नहीं लेता टैक्स फॉर द प्रमोशन रिलीजन। 28 मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड करने की फ्रीडम, ओके। 25 26 27 28, फिर 29 30। अब ये माइनॉरिटीज का कल्चर और एजुकेशन देखता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। 29 है कल्चर, 30 है एजुकेशनल राइट्स, ओके। फिर है 31 राइट टू प्रॉपर्टी, वो डिलीट हुआ आपको पता है, अब वो पार्ट, अब वो 300 ए में है, लीगल राइट है वो, अच्छा। और जो 32 है वो भी आपको पढ़ना है। अब आपको याद क्या रखना है, आपने याद रखा कौन सा आर्टिकल क्या है, फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, ये आपने याद रखा। अब आपको याद रखना है कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, और आपको याद रखना है किसके लिए है फंडामेंटल राइट, कौन सा आर्टिकल किसके लिए है और किसके खिलाफ है। देखो भाई आर्टिकल 12 तो ना ही किसी के लिए है ना ही किसी के खिलाफ है। आर्टिकल 12 बस डेफिनेशन देता है स्टेट का, बस स्टेट में क्या क्या आता है, बस इसमें कुछ नहीं याद रखना। अगर पार्लियामेंट एक लफ्ज़ याद रखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का भी थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ें पढ़ाई हुई है, लेकिन बस याद रखना कि स्टेट में क्या क्या था। 13 किसके खिलाफ है और किसके लिए है, ना ही ये किसी के खिलाफ है ना ही ये किसी के लिए है, इसीलिए तो क्लासिफिकेशन के बाहर रखे गए हैं ये फंडामेंटल राइट्स। ये मैंने बताया हुआ है, हर एक बात बताई हुई है। चलिए जल्दी चलता हूं मैं। आर्टिकल 13 जो है ना वो बोलता है कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो वो वाइड माना जाएगा। बस इसमें आप इतना याद रखो, ये जो लाइन मैंने बोली इतना याद रखो, इसके अलावा इतना डिटेल हमने पढ़ा, ये ज़ाया नहीं हुआ। सवाल डिफ़िकल्ट आएगा ना, पेपर अगर डिफ़िकल्ट आया ना, सबसे ज़्यादा हमारे पेड कोर्सेज को फ़ायदा होगा। जितना पेपर डिफ़िकल्ट होगा उतना आपका फ़ायदा है। हमारे पेड बैचेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि जेकेएसएस भी कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। ईजी आया तो शायद हमारे पेड वाले बच्चों को नुकसान होगा। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में जो 4 1 2 3 4 ये जनरल स्पेसिफिक याद रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ ये 14 फीट है इक्वालिटी, 15 में सेक्स आएगा, 16 में पेट मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पेट नहीं ढूंढना, 17 हाथ तो अनटचेबिलिटी, 18
टाइटल्स, ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है आपको। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी के बारे में बात करता है, ये याद रखना। हाँ, ये भी याद रखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ से लाया गया और वो एवी डाइसी का कंसेप्ट था, ये याद रखना। अच्छा, ये याद रखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश से लाया गया, इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इतना तो याद रखना पड़ेगा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आईएएस में आया हुआ था। चलो कोई बात नहीं, आईएएस तो करना नहीं है। चलिए देखिए, आर्टिकल 15 जो है ना, इसमें आपको याद क्या रखना है? सेक्स वर्ड आ गया, बात खत्म। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया मैं, किसके लिए है, किसके खिलाफ है। तो याद रखना, अन्नी पर्सन किसके लिए है? आर्टिकल 14 अन्नी पर्सन। अन्नी पर्सन में कौन कौन है? सिटीजन भी, फॉरेनर भी। किसके खिलाफ है आर्टिकल 14? स्टेट के खिलाफ। ठीक है, ये याद रखना, आर्टिकल 14 स्टेट चलना, पहले ही लिखाना है स्टेट के खिलाफ। अब आर्टिकल 15 किसके लिए है? सिटीजन। ठीक है, ओके। और किसके खिलाफ है? स्टेट प्लस प्राइवेट दोनों। याद रखना, यहां पे प्राइवेट भी, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एक्सेप्शंस, आपको अंदाजा लगेगा एक्सेप्शंस अगर आएगा। ठीक है, यहां पे ये वाली अमेंडमेंट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा अगर ना मत करो, ज्यादा हो जाएगा। आर्टिकल 16, ठीक है ना, सिटीजन के लिए है, ये ऊपर लिखा है मैंने, लिए हैं। अच्छा, इसमें इक्वालिटी है, ये याद, अगेंस्ट स्टेट है, याद रखना, सिटीजन के लिए है, अगेंस्ट स्टेट है, ये याद रखना। मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा सा याद रखना, ओबीसी के बारे में था थोड़ा सा हल्का सा। अच्छा, आर्टिकल 17 एनी पर्सन के लिए है, ये किसी भी पर्सन के लिए आर्टिकल 17 है, जिसमें सिटीजन भी आएगा, फॉरेनर भी आएगा। अच्छा, किसके खिलाफ है ये? स्टेट और प्राइवेट भी। ये पॉइंट्स याद रखना, इधर ही से सवाल आएगा। और आएगा सवाल, आर्टिकल कौन सा क्या बोलता है। हमने वैसे काफी डिटेल पढ़ा ना, इस डिटेल पढ़ने से आपको पता है क्या हुआ? कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई। कोई घुमा फिरा के उधर उधर का सवाल आया ना, थोड़ा सा भी, आप आराम से कर सकते हो। भले ही अभी आपको मुश्किल लगता होगा, अभी आपको लगता होगा अरे इतना मुश्किल है, इतना ज्यादा है वो ये, लेकिन उस टाइम पेपर में अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट है, कर सकते हो आप। और अपने आप पे जितना भरोसा रखोगे उतना ज्यादा करोगे। पनी पर्सन के लिए है ये, ठीक है। और ये भी याद रखना, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में ये याद रखना, ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। अगेंस्ट स्टेट लिखा हुआ है, हर एक बात लिखी हुई है। अच्छा, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम में मैंने आपको याद कराया। अब इसमें ये वाला आर्टिकल ऐड हुआ है, तो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ, यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, जो मैंने अभी आपको बोला 6 फ्रीडम्स, ठीक है। अब ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, 6 फ्रीडम्स तो मैंने बोला कि एसोसिएशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो ये, लेकिन एक है 7th, वो है प्रॉपर्टी। इसमें भी प्रॉपर्टी था आर्टिकल 19 में भी। इसमें पहले 6 फ्रीडम नहीं थे, 7 फ्रीडम थे। जैसे क्लासिफिकेशन में पहले 7 थे, फिर 6 हो गए क्लासिफिकेशन में। आर्टिकल 19 में भी 6 नहीं थे, 7 थे, एक डिलीट हुआ, ये भी याद रखना। प्रॉपर्टी वाला दोनों जगह 44 थे, याद रखना, सिंपल में। प्रॉपर्टी वाला दोनों जगह सिंपल में याद रखना, ठीक है। फिर असेंबल करना है, एसोसिएशन बनाना है, ये याद रखना आपको। मूवमेंट करना है, रेजिडेंस मतलब कोई भी सेटल होना है, ट्रेड बिजनेस करना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैंने आपको याद कराई। और आर्टिकल 20 जो है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इनमें तो नहीं लिखा है किसके खिलाफ है, किसके लिए है। भाई ये पार्ट किसका है, आर्टिकल 19 का है ना, उधर लिखा हुआ होगा मैंने। अगर नहीं लिखा होगा तो बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ लिखा है ना, सिटीजन के लिए है, अगेंस्ट स्टेट है, हर जगह लिखा है, टेंशन ना ले। और इसी के ये पार्ट है 19(1)(19)(1)(c), ये समझ आ गया, आपको सब कुछ समझ आता है। आर्टिकल 20 याद रखना भाई, ऑफेंस किया। अब इसमें याद रखना, आर्टिकल 20 में किसके लिए है, अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट फॉरेनी पर्सन, जिसमें फॉरेनर भी हो और वो भी हो, लेकिन अगेंस्ट स्टेट। लेकिन इसमें याद रखना है आपको ये 3 चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बन सकता है यहाँ पे कि नो एक्सपोज्ड फैक्टोला, नो जॉब, डबल जॉब पार्टी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, ये किसके अंदर पार्ट्स आते हैं, ऐसे सवाल आ सकते हैं। और फिर आर्टिकल 21 के बारे में बात करें, एनी पर्सन के लिए अगेंस्ट स्टेट है, वो आप खुद ही आप देख लो, हर एक में लिखा हुआ है। बस लाइफ एंड लिबर्टी याद रखना। बाकी ये भी याद रखना कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट्स हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा आर्टिकल आए जिसके आप पहचान नहीं कर सकते, जिसको आप पता ही नहीं कहाँ पे, मैंने तो सुना नहीं, ये तो कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं, तो याद रखना वो इसी, अगर लिखा होगा ये फंडामेंटल राइट्स किसके अंडर है,
तो याद रखना आर्टिकल 21 के अंदर ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे आते हैं, राइट अगेंस्ट पब्लिक हियरिंग, राइट टू हियरिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू स्लीप तक है, राइट टू बहुत सारे, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, लाइवलीहुड, बहुत सारी चीज़ें। आर्टिकल 21 ये किस अमेंडमेंट से हुआ, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब ये वाला अमेंडमेंट याद रखा कि नहीं रखा, बताइए मुझे। जो ऊपर अमेंडमेंट था कहां गया, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इस तरह याद रखते हैं। फिर से जैसे प्रॉपर्टी दो जगह है, दोनों जगह याद रखना है आपको। 44th यहां पे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 86th आया, 44th आया, अभी तक तो यही दो आए, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? तो बस इसमें ये ऐसे ही पढ़ो, बस इसमें ज़्यादा नहीं है, बस किसके खिलाफ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन याद रखना। पुनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा आप पढ़ लेना इसके बारे में, क्योंकि आ सकता है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आते रहते हैं। ये जो चीज़ें न्यूज़ में हैं वो आ सकते हैं, और जिसके साथ कोई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया वो भी आ सकता है। एक्सप्लॉयटेशन बाई 23-24 याद रखना, बहुत आसान है, सिर्फ लाइन याद रखो किसके लिए है, किसके खिलाफ है। एक्सेप्शंस और बाकी चीज़ें नो 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 मत करो, मत करो। मतलब कि अगर करा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है तो पढ़ के जाओ। जिसने कुछ भी ना पढ़ा है उसके लिए बता रहा हूँ मैं, गैस बता रहा हूँ, गैस किसके लिए है, किसके खिलाफ है। ये दोनों के खिलाफ है, ठीक है। ये क्या है, चाइल्ड लेबर कराना, चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इसमें बस ज़्यादा मत याद रखो, ना 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 ज़्यादा हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये 4 आते हैं। 25 होता है कंसाइंस। अच्छा, इनकी मीनिंग आती है कभी कभी। कंसाइंस का मतलब क्या, इनर फीलिंग। प्रोफेशन का मतलब क्या, डिक्लेयर। प्रैक्टिस का मतलब परफॉर्म। प्रोपेगेशन का मतलब समझने वाली बात है, इसको समझ लेना आप, ठीक है। एनी पर्सन और स्टेट के खिलाफ है ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। ना ना ना, ये तो IAS केस लेवल का चले गए थे हम। उसके बाद है 26 में याद रखना किसके लिए, किसके खिलाफ, और ये मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। बाकी ये प्रॉपर्टी में आपको याद रखने की एक्सेप्शंस भी ना, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात याद रखोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आर्टिकल 27 एनी पर्सन और स्टेट के खिलाफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी भी रिलीजन के लिए, सारे रिलीजन्स के लिए। अगर लिया जाएगा तो सारे रिलीजन्स के लिए बराबर लिया जाएगा। ये चीज़ें याद रखना, अच्छा पॉइंट्स है। किसके लिए किसके खिलाफ याद रखना, अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ये मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला इसी आर्टिकल पे होता है, और इसको मैंने सबसे ज़्यादा ताकत लगाई थी तब समझाने में, क्योंकि ये हर एक जगह मैंने देखा गलत पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपको आपके सामने हैं, नाम से ही याद रखो काफ़ी है, नाम से ही याद रखो काफ़ी है। और यहाँ पे ये हाँ ठीक है, आर्टिकल 31 डिलीट हुआ है, ये आपको पता है कौन से अमेंडमेंट से। अब आर्टिकल 32 से सवाल आ सकते हैं, याद रखना कौन कौन सा सवाल आएगा, किसके लिए है, किसके खिलाफ है। और ये भी याद रखना आर्टिकल 32 जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत जो है उसमें आपको याद रखना है। चलो डायरेक्ट रिट्स पे जाते हैं। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने क्या बोला ये भी याद रखना है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आर्टिकल 32 से जुडिशियल रिव्यू का पावर, चलो ये तो आपको थोड़ा सा पता भी होगा, वैसे अगर नहीं भी होगा तो कम है चांसेस। डायरेक्टली मूव फंडामेंटल राइट्स। अब रिट्स आ सकता है सवाल, कौन कौन सा रिट है, हैबस कॉर्पस मंडमस, और इनका मतलब क्या है। हैबस कॉर्पस मतलब ये तो लैटिन टर्म्स है ना, टू हैव द बॉडी। मंडमस का मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये आपको समझना है, याद रखना है, फिर जाना है इसके यहाँ पे ये दोनों मतलब निकालना, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन कोर्ट को ऑर्डर देता है, ये दो हैं। इन दोनों में से अगर ये कोर्ट और कोर्ट आपस में करते हैं, रिट भेजते हैं, ऑर्डर भेजते हैं, ठीक है ना, तो आप बताइए इन दोनों में से किसको कौन क्योर भी करता है और प्रिवेंट भी करता है, सर्जरी। और ये प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव है, ये मैंने बताया और समझाया भी है। अच्छा, बॉडी को सामने लाओ, कौन सा है ये। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज पूरी करो, ये आप अपनी दिखाओ, अपना किस अथॉरिटी से, किस वारंट से आपने ये होल्ड किया पब्लिक ऑफिस, आप अपने दिखाओ, कागजात अपने दिखाओ। आ सकता है सवाल। आर्टिकल 33 इतना ही याद रखना, आर्मड फोर्सेस जो है उसके रेस्ट्रिक्शन होती है फंडामेंटल राइट्स की। आर्टिकल 34 इतना ही याद रखना कि
मार्शल लॉ जब होगा तो लोगों का रेस्ट्रिक्शन होगा फंडामेंटल राइट्स का। आर्टिकल 35 इतना याद रखना कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो किसी भी वो लॉ बना सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट को है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है, पार्लियामेंट को। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी लाइन याद रखना। तो फंडामेंटल राइट्स को आप इस तरह से जाओगे ना, तो अगर आपके 2-3 सवाल आते हैं तो आराम से कर सकते हो, टेंशन के बगैर। तो ये था फंडामेंटल राइट्स। अब है बहुत इंटरेस्टिंग आगे टॉपिक। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत थक गया। थक इसलिए गया क्योंकि आज पूरी रात सोया नहीं हूँ, काम था मुझे, केस के लिए ही बिजी था, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे, सोया नहीं हूँ। अभी नहीं पता दिन को कब सोऊंगा, नमाज के बाद थोड़ा सोऊंगा। चलिए ठीक है, ओके बाय।